Good morning, everyone. Jai Shri Krishna. I hope I am clearly audible and let's start this webinar 4 that we have for you. और सबसे अच्छी बात यह है कि आज हमें आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत आसान टॉपिक है, इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर मान लीजिए आप लोग नए भी हैं, फर्स्ट टाइम अगर मार्केट के अंदर कभी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ आराम से कि दिस इज समथिंग जो कि आप इजीली कर पाएंगे, सीख पाएंगे और आपको कहीं पे भी परेशानी नहीं आएगी। टॉपिक मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ वो आरएसआई और अल्टीमेट ऑसिलेटर लेके आया हूँ अलॉन्ग विद वन हार्मोनिक पैटर्न, कि किस तरीके से आप लाइव मार्केट के अंदर अच्छे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ साथ आप देख सकते हैं कि उन ट्रेड्स के अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या वो ट्रेड यहाँ से लाइक इन टर्म्स ऑफ अगर मैं कोई भी एक तरीके से स्टॉक की बात करता हूँ, यहाँ से वो ऊपर जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, क्या मेरे को कब बाय करना है, कब सेल करना है, वो सब आपको समझ में आएगा। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाइक बिफोर वी बिगिन दिस सेशन देयर आर फ्यू पॉइंट्स व्हिच आई वांट टू लाइक मेक इट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं देखता हूँ चैट बॉक्स के अंदर कॉन्टिन्यूअसली मैसेज आते रहते हैं। पीपल आर कॉन्टिन्यूअसली मैसेजिंग, सर ये स्टॉक बता दो, ये बता दो, ये बता दो। ये वेबिनार आपको स्टॉक बताने के लिए नहीं है, आप समझ ये बात। ये वेबिनार आपको स्टॉक बताने के लिए नहीं, आपको सिखाने के लिए है। बट यस, मैं जो खुद कर रहा हूं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि दिस इज समथिंग विच आई एम डूइंग विद दिस पर्टिकुलर लॉजिक। मुझे समझ में आ रहा है, तो आपको कुछ चीजें जो समझनी है बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप ये समझेंगे नहीं तो आप हमेशा परेशानी में रहेंगे, आप मैसेज करते रहेंगे, आपको क्लैरिटी नहीं आएगी और आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हमारे पास बहुत टाइम है, सो यू विल गेट ऑल योर आंसर्स। जो जो आपकी क्वेरीज हैं वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको समझना क्या है, पहली बात तो कभी भी आपको किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री लेनी है तो आपको जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। मान लीजिए सपोज एक रेंज है एक स्टॉक की, कि उस स्टॉक के अंदर रेंज करना है, तो उसमें घबराना क्यों है? हमें पता है कि वो रेंज में स्टॉक आएगा तो हम उसको बाय करेंगे। जल्दीबाजी बढ़ के बाय नहीं करना स्टॉक को। आपको मार्केट को कभी चेस नहीं करना है। आप चेस करेंगे तो आपको हमेशा परेशानी होगी। सेकेंड बात, आपको ये समझना जरूरी है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोई रिकमेंडेशन देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप देखिए कि अल्टीमेटली चाहे मैं कितना बड़ा ट्रेडर हूं, इन्वेस्टर हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं गलत हो सकता हूं, सो आई कैन गो रॉन्ग व्हेन आई पिक अ स्टॉक। और मे बी हम किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे तो हमारे हाथ में एक ही चीज है, वो है स्टॉप लॉस। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मैंने कोई स्टॉक पिक किया तो वो ऊपर ही जाएगा, वो नीचे भी जा सकता है। तो हमारे को प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ये स्टॉक मार्केट है, हमारे को ये समझना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे दैट देयर इज अ कॉन्सेप्ट, कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई चीज उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से नहीं चली तो वहां पे नुकसान हो सकता है, और अगर मान लीजिए स्टॉप लॉस हिट होगा तो हम स्टॉप लॉस पे कुछ चीजों को काटेंगे। सेकेंड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एज अ ट्रेडर आपको ये बात समझना, ध्यान रखना जरूरी है कि हमारे सारे ट्रेड सही नहीं हो सकते, तो हमारे को एक विनिंग परसेंटेज देना पड़ेगा। जैसे मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स के अंदर लोग कहते हैं कि सर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हमने सपोज कोई स्ट्रैटेजी बनाई या फिर हमने कोई कॉन्सेप्ट पे काम किया, क्या उसके अंदर हमेशा प्रॉफिट आएगा? नहीं आएगा। तो बिफोर लाइक प्रोबेबली आई मेक यू रन थ्रू दी माई स्लाइड एंड एवरीथिंग, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, छोटी सी बात है। लाइक इन टर्म्स ऑफ जब हम स्टॉक के बारे में डिस्कशन करते हैं, कोई भी चीज देखते हैं, तो एक चीज आप अपने माइंड में जरूर डालिए। जैसे देखिए, हम लोग अपने ऑप्शंस के ऊपर भी काम करते हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक स्ट्रैटेजी डाली निफ्टी के ऊपर, और किस तरीके से आप कैलेंडर बना रहे हो तो आप देखेंगे ओवरऑल आपको सिस्टम प्रॉफिट देगा। बट अगर मैं सोचूंगा कि उस ट्रेड के अंदर भी अगर मैं स्ट्रैटेजी नहीं बनाऊंगा, तो आप देखिए ये छोटी सी स्ट्रैटेजी, और मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि आप सब लोगों को ना ये बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी भी देखोगे तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर सारे ट्रेड सही जाएंगे तब मैं पैसा बनाऊंगा, पॉसिबल नहीं है ना। तो मैंने अगर निफ्टी पे भी एक स्ट्रैटेजी डाली तो मेरे सारे दोनों तरफ में पैसा नहीं बना सकता। नेट नेट मेरी स्ट्रैटेजी मुझे 94,000 रुपीज का प्रॉफिट दे रही है, वो एक अलग बात है। ऐसे ही मैंने एक स्ट्रैटेजी एसबीआई पे डाल दी, एचडीएफसी पे डाल दी, टाटा स्टील पे डाल दी, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो क्या है, मेरा जो रिस्क है वो कंपैरेटिवली लिमिटेड है। 1,900 रुपए, 1,200 रुपए ऐसे ही जा रहा है ना। अब आपको जब भी आप कभी भी किसी स्ट्रैटेजी के अंदर काम करेंगे तो प्रैक्टिकली यू हैव टू एंश्योर कि कोई भी स्ट्रैटेजी किसी भी तरीके से अगर आप फिल्टर में डालते हैं, स्टॉक में डालते हैं, तो यू हैव टू हैव अ क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाई आर यू मेकिंग दैट स्ट्रैटेजी, और तभी आप सक्सेसफुल हैं। तो आपको बार बार एक बात समझनी है कि लाइक आपका हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, वी आर हेयर टू हैव अ क्लैरिटी कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करेगा और क्या उसके अंदर हमें सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी। ऐसे ही जब हम एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो पोर्टफोलियो के अंदर मान लीजिए मैंने 15-20 स्टॉक लिए,
तो वो जो 15-20 स्टॉक हैं, उस 15-20 स्टॉक में से ऐसा नहीं होगा कि सारे स्टॉक हमेशा ऊपर ही भागते रहेंगे, कुछ स्टॉक कंसोलिडेट भी करेंगे, टाइम भी लगाएंगे। और मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे चैट बॉक्स के अंदर एक क्वेरी जो मैं कंसिस्टेंटली देख रहा हूँ, काफी सारे लोगों की क्वेरी है कि सर हमारे को लाइक फॉर एग्जांपल इरकॉन के बारे में बताइए, उदय ज्वेलरी के बारे में बताना, सोमाया के बारे में बताना। डेफिनेटली मैं आपको आंसर करूंगा, लॉजिक्स भी समझा दूंगा कि क्या क्या लॉजिक है, क्या मतलब हमारे को समझ में आ रहा है और आपको क्या करना चाहिए। तो टेक्निकली क्या है ना, जो आपके डाउट्स हैं, जो आपको लगता है कि हम किस तरीके से करेंगे, क्या इसके अंदर हमारा लाइक पैसा बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, यू विल हैव अ क्लैरिटी, बट थोड़ा पेशेंस। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे लोगों के पास पेशेंस जब नहीं होगा ना आपके पास, तो आप कभी पैसा नहीं बना पाएंगे इस मार्केट के अंदर। दैट इज समथिंग विच आई कैन टेल यू विद गारंटी। बहुत श्योरिटी के साथ मैं आपको एक चीज बोल सकता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहली बात पेशेंस होनी चाहिए, दूसरी बात आपको अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर विश्वास करके काम करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा और वो आपको पे ऑफ भी करेगा। सो आई डोंट नो लाइक हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट, बट इन दी फर्स्ट वेबिनार मैंने आप लोगों के साथ ना लाइक कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करी थी। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू रिमेंबर, लाइक वी स्पोक अबाउट अ स्टॉक कॉल्ड एज गार्वी इन्वेस्ट। अब उस स्टॉक ने क्या किया, 29 रुपीज का स्टॉक था, 29 रुपीज का स्टॉक 47 तक चला गया। हमने वहां पे 50% प्रॉफिट बुकिंग करी। हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई अल्टीमेटली आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो आपको बेटर करना है। आपको रिटर्न 63% तक के रिटर्न उस स्टॉक ने दे दिए। नाउ यू हैव टू हैव अ लॉजिक ना, आपको समझना पड़ेगा। अब ऐसे ही मेरे से काफी सारे लोगों ने पूछा, लेकिन इनिशियली मुझे याद है वी इवन स्पोक अबाउट इन द फर्स्ट वेबिनार, वी टॉक्ड अबाउट अ स्टॉक कॉल्ड एज कैप डीवीआर। और वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, हमारे को पता था कि हमने स्टॉक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए लिया है, और हमने स्टॉक एक तरीके से 14 रुपए और 13.5 रुपए के बीच में आइडेंटिफाई करा। स्टॉक नीचे आया 12.80 पे। वी रिसीव मेनी मैसेजेस, काफी सारे मैसेजेस आए कि सर इसका क्या करना है, ये तो इसमें नुकसान हो रहा है, ये है वो है। आपको समझना पड़ेगा टेक्निकली, हमने उसको कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस किया था। 12.55 का एक स्टॉप लॉस दिया था और स्टॉक का टारगेट दिया था 16 to 16.5। स्टॉक ने हाई लगाया 16.75। तो आप देखिए स्टॉप लॉस ब्रीच नहीं किया, हाई लगाया और बिल्कुल सारे टारगेट अचीव हुए। लेकिन पेशेंस, अगर जिसने पेशेंस रखी उसने उसमें पैसा बनाया। ऐसे ही हमने आपको आपको याद होगा, हमने एक और स्टॉक डिस्कस किया था आपसे अपने फर्स्ट वेबिनार के अंदर, WORL, वर्ल। ठीक है, 132 पे डिस्कस किया। 132 से स्टॉक का टारगेट मैंने आपको दिया था। अगर आप फर्स्ट वेबिनार की रिकॉर्डिंग हमने इसलिए पब्लिक भी की थी कि लोगों को समझ में आए कि कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से कॉन्सेप्ट काम करता है, क्या कॉन्सेप्ट का लॉजिक है। और हमने बोला था फर्स्ट टारगेट था 156 रुपीज 70 पैसा, सेकेंड टारगेट मैंने दिया था आपको 170 रुपीज, और थर्ड टारगेट मैंने आपको दिया था 180 रुपीज। हमने चैनल पे भी अपडेट करवाया एलग्रो के कि भाई आप एक काम करिए, 180 रुपीज पे 175 रुपीज पे काट दीजिए। पहले दिन वो अपर सर्किट पे था 175 रुपीज पे, तब भी मैंने मैसेज करवाया। फिर 180 रुपीज पे ही मैंने मैसेज करवाया, 183 पे ही मैसेज करवाया कि ये एक तरीके से जो स्टॉक है बेटर है कि अब आप एग्जिट कर लीजिए, शॉर्ट टर्म टारगेट्स अचीव हो सकते हैं, स्टॉक दोबारा नीचे आ सकता है। तो आपको वो साइकी समझनी पड़ेगी कि एक्चुअल में कभी भी आप मार्केट में काम कर रहे हैं ना, तो उस तरीके से करिए। सेकेंड वेबिनार की बात कर ले तो, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों के पास यहाँ पे पेशेंस है ही नहीं, और काफी सारे लोगों का ये रहता है कि लाइक हमें सर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो एक मैं आपको बता देता हूँ, लाइक आई डिस्कस अनदर स्टॉक विच इज सोमाया इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब आप समझिए मेरा ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, मैंने आपको पहले भी बताया था लाइक इन दैट वेबिनार ऑल्सो, कि मान लीजिए अगर स्टॉक 37 से 35 की रेंज में आता है तो आप तब भी बाय करिए। 41 पे इनिशियली हमने बाय किया, हमने नीचे भी बाय किया 37 टू 35 टू 37 की रेंज में ही मैंने बाय किया। मैंने आपको बताया था स्टॉक तभी वीक होगा जब वो 31 के नीचे जाएगा। एक और चीज बड़ी आपको समझनी जरूरी है कि कंपनी ना अच्छा कर रही है, और अगर कोई कंपनी अच्छा कर रही है ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आप उसमें 2 4 5 रुपए के लिए नहीं बैठे। अब मान लीजिए मैं कहता हूँ किसी को ज्यादा परेशानी होती है, तो भाई वो दोबारा 47 चला गया था, 48 40 का हाई लगा के गया है ना अभी लास्ट टू लास्ट वीक, तो तब आप बेच देते अगर आपको ये था तो। आपको समझना है कि शायद हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो 2 4 रुपए खाने का नहीं है। आप जब किसी कंपनी को बाय करते हैं ना, और आप लॉजिकली बाय करते हैं, आप उसका बिजनेस समझते हैं कि वो बिजनेस क्या कर रही है और क्या कंपनी वाकई में अंडर वैल्यूड है, तो आप उसको थोड़ा टाइम दीजिए ना। अगर आप 6 महीने 12 महीने देंगे किसी कंपनी को, देखिए इट इज लाइक आपने ना एक पौधा लगाया है, अब वो पौधा एकदम से बढ़ जाएगा और आपको रिटर्न दे देगा, ऐसा नहीं होगा ना। फ्रूट्स आने में टाइम लगता है। ऐसे ही यहाँ पे आप समझिए कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है तो इन्वेस्टमेंट में टाइम लगता है। आज आप एफडी करते हैं, आप बॉन्ड्स में पैसा डालते हैं, कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो क्या आप उसको टाइम देते हैं? ऐसा तो नहीं है प्रॉपर्टी आज खरीदी है सर मैं कल ही बेच दूंगा उसको, ऐसा नहीं होता।
तो आपको ये बात समझनी है कि वहां पे भी टाइम लगाते हैं, आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एकदम ले लेंगे और कर लेंगे। ऐसे ही मेरे से मैंने बहुत सारी क्वेरी पूछी, कल मेरे से किसी ने पूछा सर मैंने 132 रुपए पे उदय ज्वेलरी खरीद लिया, अभी 130 रुपए आ रहा है, मैं क्या करूं। किसी ने बोला सर मैंने 140 पे खरीद लिया या 145 पे भी खरीद लिया। यू नो, एज पर मी, मेरे को क्या समझ में आता है कि बॉस, अगर स्टॉक सस्ता है तो आपको ना लॉन्गर टर्म के अंदर ना ये जो 5-10 रुपए आप देख रहे हो ना, इससे कोई मैटर नहीं है। मेरी एक स्ट्रैटेजी पर्सनली होती है कि बाय ऑन डिप। तो धीरे धीरे करके अगर आप सपोज एक स्टॉक को बाय ऑन डिप करेंगे तो टेक्निकली क्या होता है कि आपके एक तो लेवल्स अच्छे हो जाते हैं, आपकी एक्यूमुलेशन ठीक होती है और आपका रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है। और मैं आपको आज जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा आप हैरान रह जाएंगे, वो कॉन्सेप्ट खुद देख के आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से आप ये चीज कर सकते हैं। एक और चीज, मैं काफी सारे चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, साथ साथ कमेंट्स जो आ रहे हैं मैं पढ़ पा रहा हूँ, तो काफी लोगों का पूछना है कि सर इन टर्म्स ऑफ ये स्टॉक आप समझिए देयर माइट बी अदर स्टॉक्स विच माइट बी शेयर्ड ऑन एल्ग्रो चैनल, बट वो एक तरीके से हमारे द्वारा शेयर नहीं किए गए होंगे। हमने 16 स्टॉक्स के बारे में बात करी है जो मेरे खुद के पर्सनल पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं, वो मैंने एक तरीके से शेयर किए थे। तो मान लीजिए कोई लोग पूछ रहे हैं कि सर ये स्टॉक वो स्टॉक, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ना तो हमने भी आई हैव नॉट इवन अ सिंगल रुपी इन्वेस्टमेंट इन AWL, ना ही जहां मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कमेंट बॉक्स में किसी ने पूछा गाला, हमारे पास 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं है गाला के ऊपर, ना हम उस स्टॉक को ट्रैक करते, ना ही हमारा उस स्टॉक के अंदर कोई ऐसा इंटरेस्ट है। Similarly, for example, somebody has asked regarding Renuka Sugars. Renuka Sugars मैंने पर्सनली, आप मेरे ट्विटर लाइन पे जाइए, आई पर्सनली बॉट एट 9 रुपीज, और हम उसमें प्रॉफिट बुक कर चुके हैं कब का। तो ना तो मैंने रेनुका शेयर किया और ना ही एक तरीके से रेनुका का स्टॉक अभी फिलहाल मेरे पोर्टफोलियो में है। तो टेक्निकली आपको समझना पड़ेगा कि मैं बहुत सिंपल क्लैरिटी के साथ काम करने वालों में से हूं कि दिस इज समथिंग विच वी एक्चुअली ओन। मेरा ऑब्जेक्टिव ओन करने का एक स्टॉक को ये है और लॉजिक ये है। अब मैं उस लॉजिक पे सही होऊंगा या गलत होऊंगा वो मार्केट बताएगी, मैं मार्केट से ऊपर नहीं हूं, कोई भी एनालिस्ट मार्केट से ऊपर नहीं है। एक और चीज मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, नोबडी सेज कि आप उस स्टॉक को खरीदिए, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हमें समझना है। अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आता है, हमें बात समझ में आती है, तो हम उस स्टॉक को रखेंगे। अगर नहीं आती तो हम उस स्टॉक को काट देंगे ना, बहुत सिंपल सी बात है। दूसरी बात ये है कि नोबडी विल फोर्स यू टू बाय समथिंग, राइट। तो आपको ये समझना है कि मैं आज भी जो भी डिस्कस करने वाला हूं, सो प्लीज एज अ डिस्क्लोजर, मेरी एक आदत है कि मैं वही चीज डिस्कस करता हूं जो मैं खुद कर सकता हूं। अगर मैं किसी चीज को खुद नहीं कर सकता ना, या खुद बाय नहीं कर सकता, तो मैं कभी आपके साथ डिस्कस ही नहीं करूंगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए सपोज मैंने आपको बार बार बताया कि अगर मान लीजिए मैंने सपोज कोई चीज ली, तो क्या पता वो गलत हो जाए और क्या पता वो सही भी हो जाए, बहुत अच्छा रिटर्न भी दे जाए। बट देन यू हैव टू डू योर ओन डिलीजेंस। आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी कि क्या मेरे को वाकई में ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में लेना है या नहीं लेना। दूसरी बात, मैं आपका कोई पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, सो यू हैव टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एंटरिंग इनटू समथिंग कि हाँ ये चीज मुझे लेनी है या नहीं लेनी। नाउ coming to the topic that we have today, which is RSI, that is something which has given me rewards। तो पिछले 17-18 साल के अंदर एक चीज हमेशा मैंने एक तरीके से फुलफिल करती हुई देखी है, वो ये है कि RSI आपको हमेशा शॉर्ट टर्म में भी और आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म में भी पैसा खिलाती है, अगर आप अच्छे स्टॉक्स के ऊपर ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगले 1-1.5 घंटे के अंदर आपको RSI का कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से समझ में आएगा, यू विल अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ कि आपको किस तरीके से क्या चीज अप्लाई करनी है, क्यों अप्लाई करनी है, क्यों वो स्टॉक लेना है, क्या लॉजिक के साथ लेना है। तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी कि क्या करना है। मार्केट आउटलुक जो लोग पूछ रहे हैं, डेफिनेट सी बात है कि मैं मार्केट आउटलुक के बारे में भी आप लोगों के साथ सबके साथ बात कर लूंगा कि मुझे पर्सनली क्या लगता है। अब जरूरी नहीं है कि मुझे लगता है तो ऐसा ही होगा, प्लीज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेरे लगने या ना लगने से मार्केट मार्केट की मर्जी है। तो मैंने सोचा निफ्टी ये लगती है, ठीक है, बट क्या पता निफ्टी वैसा ना करे, ठीक है। बट आई कैन ओनली शेयर माई व्यू, आई कैन ओनली शेयर कि मेरी सोच क्या कह रही है या मेरा टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा ही होगा। अगर ऐसा ही होगा तो फिर आप समझिए मार्केट के अंदर आपने रिस्क तो जीरो कर दिया है। कोई भी ट्रेडर जीरो रिस्क के साथ काम नहीं कर सकता स्टॉक मार्केट के अंदर, आप ये बात समझ लीजिए। सो रिस्क इज ऑलवेज देयर व्हेन एवर यू ट्रेड इन द मार्केट, एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस कि हमें कोई भी काम करना है तो हम अपना रिस्क समझ के काम करें, तभी मार्केट बनिए। नहीं तो आप मार्केट मत लगाइए पैसा, आप एफडी में रखिए, अपनी कैपिटल को बॉन्ड में रखिए। नाउ व्हेन आई से RSI,
RSI स्टैंड्स फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के साथ बनता है और कॉन्सेप्ट चलता है। और मैं पिछले अपने जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है एज एज अ ट्रेनर, एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, मैं आपको यही बता सकता हूँ कि आई हैव बीन टू मल्टीपल प्लेसेस। मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि जब आप टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं सो इट आपका जो रिवॉर्ड है, आपका रिवॉर्ड काफी ज्यादा बढ़ जाता है। आपको आपके पास क्लैरिटी बहुत ज्यादा आती है, आपको समझ में आता है कि मार्केट में करना क्या है, मुझे एंट्री कैसे प्रिसाइज करनी है। नाउ वन सच कॉन्सेप्ट इज एक टेक्निकल इंडिकेटर, एक टूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। नाउ व्हेन आई से रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के ऊपर जब आप बात करते हैं ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है ओरिजिनली विल्डर वेल्स ने दिया था ये कॉन्सेप्ट। सो दिस वाज ओरिजिनली गिवन बाय विल्डर वेल्स। और अगर आप ये कॉन्सेप्ट देखेंगे ना, उनका कॉन्सेप्ट था कि 70 के ऊपर आरएसआई जो है वो ओवरबॉट हो जाती है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड हो जाती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे उनका कहना ये था कि कोई भी स्टॉक अगर ओवरबॉट जोन में होगा तो वहां पे कहीं ना कहीं एक रिस्क बढ़ जाएगा। कोई भी स्टॉक अगर ओवर सोल्ड जोन में होगा तो वहां से उसके चढ़ने की चांसेस बढ़ जाएंगे। बट ओवर द ईयर्स क्या हुआ, ओवर द ईयर्स आरएसआई के अंदर कुछ चेंजेस आए। तो ओवर द ईयर्स आरएसआई में अगर आप देखोगे ना, तो देयर आर इन टर्म्स ऑफ कपल ऑफ चेंजेस व्हिच हैज हैपेंड एज फार एज आरएसआई इज कंसर्न। तो अगर आप आज की बात करेंगे तो आज के डेट में मैं क्या करता हूं, मैं आरएसआई के ऊपर एक बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट लगाता हूं, दैट इज 90-10 एंड आई विल कीप इट वेरी वेरी सिंपल। 90-10 मतलब आप लोगों ने, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने ड्राइविंग करी होगी, गाड़ी चलाते होंगे या फिर मे बी स्कूटी वट एवर, इन टर्म्स ऑफ आप कुछ ना कुछ एक तरीके से कहीं ना कहीं अपने अपने लाइफ के अंदर प्रैक्टिस करते होंगे कि यस दिस इज समथिंग विच वी हैव टू डू। नाउ जब भी आप देखते हैं रेड लाइट आती है, रेड लाइट के समय में आपको गाड़ी रोकनी चाहिए या फिर चलानी चाहिए? दैट इज माई आंसर टू ऑल ऑफ, मतलब क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। क्या लगता है आपको? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क ऑल दी पार्टिसिपेंट्स। मुझे चैट बॉक्स में आप रिप्लाई करके बताइए कि क्या, अगर मान लीजिए आप कार ड्राइव कर रहे हैं, रेड लाइट आपको दिखती है, तो गाड़ी रोकनी चाहिए या फिर एक तरीके से कार को चलाना चाहिए? यस प्लीज। यस, हमारे को कार को रोकना चाहिए एंड आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ सिमिलरली अगर ग्रीन लाइट होगी तो ग्रीन लाइट के ऊपर आपको गाड़ी चलानी चाहिए या गाड़ी रोकनी चाहिए? यस, यू शुड ड्राइव। आपको एक तरीके से कार को चलाना चाहिए और आगे चलना चाहिए। तो टेक्निकली क्या है कि अगर आप ये कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा लाइव आ जाता हूं इन टर्म्स ऑफ लाइव मार्केट में ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, किस तरीके से आप लाइव मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं। एंड दिस इज समथिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपके साथ ना कुछ प्रैक्टिकली बहुत प्रैक्टिकल बातें करता हूं जिससे कि आपको समझ में आएगा और क्लैरिटी आएगी। पहली बात तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनको शायद ये ना पता हो कि सर मान लीजिए अगर हम सपोज कभी भी कोई चार्ट लगाना है तो चार्ट कैसे लगाना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सिंपल ट्रेडिंग के लिए आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर भी इस ऐप को डाल सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगेगा आपका। तो मैं पर्सनली ट्रेडिंग व्यू बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या, tradingview.com खोल दिया। नाउ tradingview.com, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप जाएंगे tradingview.com, ऊपर आपको दिखेगा प्रोडक्ट्स। आई होप आप सब लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट्स के ऊपर जाके आपको क्या क्लिक करना है, आपको क्लिक करना है चार्ट्स पे। तो आपको प्रोडक्ट्स पे जाना है, प्रोडक्ट्स पे जाने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन चार्ट्स। जब भी आप चार्ट खोलेंगे तो देखिए चार्ट का व्यू कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। चार्ट का जो व्यू है आपका वो इस तरीके से आपको चार्ट पे दिखेगा, कुछ रेड कलर की और कुछ ग्रीन कलर की कैंडल्स दिखेंगी, इनको बोलते हैं जैपनीज कैंडल स्टिक। तो आपको जैपनीज कैंडल स्टिक दिखेगी और वो क्या दिखेगी, आपको समझ में आएगा कि ये जो कैंडल्स हैं ये दिखा रही हैं कि यहाँ से फॉर एग्जांपल प्रीवियस डे में मार्केट ऊपर गई है या मार्केट नीचे गई है, क्या व्यू है वो आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात,
यहाँ पे एक ऑप्शन आती है ऊपर, ये देखिए ऊपर के टैब में जहाँ पे मेरा कर्सर है, अगर आप सब लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी इंडिकेटर्स की। यहाँ पे मेरे पास क्या ऑप्शन आ रही है, एक इंडिकेटर्स की ऑप्शन आ रही है। उसके अंदर मुझे क्या डालना है, मुझे डालना है यहाँ पे क्लिक करना है, इंडिकेटर्स के ऊपर क्लिक करना है। इंडिकेटर्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे डालना है RSI। यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यहाँ पे क्या करना है मेरे को, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को मेरे को सिलेक्ट करना है, RSI को। मैंने यहाँ पे ये RSI को सिलेक्ट करूंगा, तो जैसे ही सिलेक्ट करूंगा, क्लिक करूंगा ना, तो नीचे मेरे पास RSI आ जाएगी। नीचे मेरे पास क्या होगा, RSI का, आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी RSI आ गई है। और ये जो RSI आ गई है क्या है, मेरे पास एक इंडिकेटर है। सो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप सपोज देख पाएंगे यहाँ पे, तो ये जो RSI है, ये RSI के ऊपर मेरे पे दो लाइनें आ रही हैं, एक RSI की लाइन है और एक मूविंग एवरेज की लाइन है। तो ये जो एक तरीके से RSI और मूविंग एवरेज की लाइन है ना, ये मुझे बता रही है, यहाँ पे देखिएगा बड़े ध्यान से, मैं आपको अपने सिस्टम के ऊपर दिखा रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये RSI आ गई है। ऐसे मैंने RSI को क्या कर रखा है, सेटिंग्स, जैसे आप देख रहे होंगे मेरे पास लाइन थोड़ी सी बोल्ड आ रही है। तो बोल्ड एक तरीके से लाइन के अंदर मेरे को दिख रहा है एक चीज बड़ी क्लियरली, कि यहाँ पे मुझे क्या दिखता है कि लाइन, मेरे ग्रीन लाइन थोड़ी सी बोल्ड है, यहाँ पे मैंने पिंक कर रखा है कलर को। तो ये सेटिंग्स कैसे चेंज करेंगे? तो काफी सारे लोग मेरे से जो एक सवाल पूछ रहे हैं, वो ये सवाल ये पूछ रहे हैं कि सर हम इस लाइन को किस तरीके से, आप जैसे आपकी डार्क आ रही है वैसे हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है RSI, इसमें जाइए सेटिंग्स में। ठीक है, मैं चाहूं तो ये ऊपर का हटा देता हूँ, ये देखिए मैंने क्लोज कर दिया। ये जो मैंने RSI लगाई थी वही RSI आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रही है। मैं यहाँ पे गया RSI के ऊपर, ये देखिए फर्स्ट सेकंड नंबर के ऊपर मेरे पे लिखा आ रहा है सेटिंग्स। आई होप आप सब लोगों को सेटिंग्स दिख रही होंगी। मैंने यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक किया। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास लिखा आ रहा है इनपुट। तो मैं जो RSI लेके जा रहा हूँ, डेली चार्ट देख रहा हूँ, तो 14 दिन की, पिछले 14 डेज के हिसाब से मेरी लाइन प्लॉट हो रही है। उसको बोलते हैं RSI की लेंथ। तो वो 14 डेज की लेंथ है। तो 14 दिन की मेरे पास RSI आ रही है। यहाँ पे अगर आप स्टाइल में जाएंगे तो मेरे पास एक चीज आ रही है, RSI अपर बैंड एंड लोअर बैंड। तो ये जो मूविंग एवरेज थी ना, इसको अनटिक कर दीजिए, येलो लाइन को अनटिक कर दिया मैंने। RSI बेस्ड मूविंग एवरेज जो आ रही थी, इसको मैंने क्या किया, इसका मैंने अनटिक कर दिया। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने अनटिक कर दिया है क्लियरली। एंड देन अगर आप देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे RSI का अपर बैंड आ रहा है और लोअर बैंड आ रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो अपर बैंड है ना RSI का, इसको कर दिया है इन रेड कलर। RSI के अपर बैंड को क्या कर दिया, रेड कलर में कर दिया। और इस अपर बैंड को कर दिया है 90। इस अपर बैंड को क्या किया मैंने, 90 कर दिया। अच्छा, कुछ कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स में, फॉर एग्जांपल मान लीजिए HUL है, रिलायंस है, मारुति है, ONGC है, दिग्गज कंपनीज, उन कंपनीज के अंदर आप इसको 85 भी कर सकते हैं। ये जो RSI का मिडिल बैंड है ना, इसका कलर कर दीजिएगा ग्रीन। RSI का मिडिल बैंड का कलर कर दीजिए ग्रीन, इसका बैंड बढ़ा दीजिए और इसकी वैल्यू कर दीजिए 20। इसकी वैल्यू आपको कितनी करनी है, इसकी वैल्यू आपको करनी है 20। RSI का जो लोअर बैंड है, लोअर बैंड को आप कर दीजिए यहाँ पे, इसकी लाइन बना दीजिए, थिकनेस बढ़ा दीजिएगा। ये जो लाइन आ रही है आपकी, इसकी थिकनेस आप बढ़ा दीजिए। ये मैंने थिकनेस बढ़ा दी है। ये जो लोअर लाइन आ रही है, यहाँ पे इसकी थिकनेस बढ़ा दीजिए थोड़ी सी। और ये लोअर लाइन को करना है आपको 10। इसका जो लोअर बैंड है, इस लोअर बैंड को आपको क्या करना है, इस लोअर बैंड को आप कर दीजिए 10। तो नीचे लोअर बैंड को आपको 10 करना है। ठीक है, आपका जो एक तरीके से मिडिल बैंड था उसको आपको 20 कर देना था। और जो आपका अपर बैंड था, अपर बैंड को आपको एक तरीके से 90 करके रखना था। ठीक है, तो ये आपके पास एक अपर बैंड आ रहा है, एक लोअर बैंड, एक मिडिल बैंड आ रहा है और एक लोअर बैंड आ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको ओके किया। जैसे ही ओके करूंगा तो आप देखिए, अब देखिए ऊपर की लाइन थोड़ी थिन आ रही है। मैं RSI पे जाऊंगा सेटिंग्स में, ये अपर बैंड, इसकी लाइन की थिकनेस भी बढ़ा देते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, लाइन की थिकनेस बढ़ा दी, ओके कर दिया। अब अगर आप देखोगे तो सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टॉक यहाँ पे आ रहा है, पूना वाला फिनकॉर्प। मेरे पास एक स्टॉक आ रहा है पूना वाला फिनकॉर्प। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इस स्टॉक को थोड़ा सा, लाइक इसका जो चार्ट है, इस चार्ट को, ये यहाँ पे रीसेट चार्ट का ऑप्शन आता है, इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद चार्ट को ये माइनस करने की ऑप्शन आ रही है, थोड़ा माइनस कर दिया चार्ट को, सो दैट ऑल ऑफ यू कैन प्रोबेबली सी द चार्ट इन अ बेटर व्यू। मैंने ये चार्ट लगाया पूना वाला फिनकॉर्प का। ठीक है, नाउ मेरे पास यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। येलो कलर की लाइन आपको दिख रही होगी, ये ट्रेंड लाइन है। तो पिछली बार ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, तब स्टॉक का प्राइस लगभग 140 रुपीज था जब सपोर्ट लिया। उसके बाद स्टॉक ऊपर के चैनल पे गया,
ऊपर के चैनल के बाद थोड़ा नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर भागा, फिर नीचे आया और फिर इस पे सपोर्ट लिया। तब स्टॉक का प्राइस था 209 रुपीज। अभी स्टॉक वापसी ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आ रहा है, और अगर नीचे आ रहा है तो क्या पता ये यहाँ पर सपोर्ट ले, विच इज अराउंड लाइक, अगर आप लोग अपने लेवल्स देख पाएंगे तो लगभग 280 के अप्रॉक्स, लगभग 280 रुपए से लेके 275 रुपए के बीच में ये स्टॉक पे सपोर्ट बनेगा। एक और चीज, सपोर्ट बनेगा लेकिन इसके साथ साथ आरएसआई की एक रीडिंग आ रही है, आप सब लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये जो हमने आरएसआई लिख रखा है, इस आरएसआई का कलर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, येलो कर देते हैं, थिकनेस बढ़ा देते हैं, जिससे कि आप सब लोगों को दिखे अच्छे से क्लियरली। ये मैंने थिकनेस बढ़ा दी, कलर कर दिया, ये देखिए आरएसआई की ये वैल्यू लिखी आ रही है यहाँ पे, जो जो आरएसआई की वैल्यू होगी ना वो लिखी आ रही है। अभी स्टॉक करंटली अगर आप देख पा रहे हैं, नोटिस कर पा रहे हैं, तो स्टॉक की करंट आरएसआई कितनी है, द करंट आरएसआई ऑफ स्टॉक विच इज राइट नाउ इज 35। आप सब लोगों को दिख रहा है, मेरे लेफ्ट में देखिए जहां पे आरएसआई लिखी हुई है, यहाँ पे ये देखिए, ये जहां पे ये आरएसआई लिखा आ रहा है ना, इसके साथ में वैल्यू लिखी आ रही है। तो अभी करंट स्टॉक की आरएसआई की वैल्यू कितनी है, आरएसआई की वैल्यू है 35। मान लीजिए किसी वजह से स्टॉक मार्केट नीचे गिर रही है, निफ्टी नीचे आ रही है, किसी वजह से ये स्टॉक नीचे की तरफ आता है, और क्या पता 275, 270, 260, क्या पता 240 भी आ जाए, और अगर आप देखोगे तो ये मेजर सपोर्ट है स्टॉक के ऊपर 218 रुपए, यहाँ पे भी आ जाए। तो पहली बात तो पूना वाला, लाइक अगर आप देखोगे इस कंपनी की थोड़ी सी स्टडी करोगे, ये आधार पूना वाला की कंपनी है, बड़ी लाइक इन टर्म्स ऑफ काफी बड़ी कंपनी है, कोई ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी कंपनी है। दूसरी बात ये है कि दे आर वेल फोकस्ड टुवर्ड्स देयर बिजनेस। इनकी एक्सपेक्टेड जो आरओआई बढ़ने वाली है वो 35 to 40% का सीएजीआर के हिसाब से इनकी आरओआई बढ़ने वाली है, और कंपनी काफी अच्छा कर रही है सेगमेंट के अंदर। अब टेक्निकल लेवल पे अगर मैं देखता हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि चैनल के सपोर्ट पे भी है। तो अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी 162 रुपीज 50 पैसा से पड़ा है। मैंने 162 रुपीज पे स्टॉक के अंदर एंट्री ली थी, कब ली थी, जब ये स्टॉक भागा था ना यहाँ से, ये यहाँ से भागना चालू किया था, तो मैंने यहाँ पे एंट्री एक पोजीशन बनाई थी। अभी क्या है कि अभी मैं और इस स्टॉक को पर्सनली अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहता हूं। उसका रीजन बता देता हूं, उसका रीजन बड़ा क्लियर है, क्योंकि एक तो ये चैनल सपोर्ट पे आएगा, तो मैं कुछ स्टॉक 280 रुपीज पे लेना चाहता हूं। साथ में अगर मार्केट नीचे गिरेगी, यहाँ पे आरएसआई नीचे आती है, और क्या पता आरएसआई 20 से लेके 10 के बीच में आ जाए, लाइन देख रहे हैं आप, ग्रीन लाइन, अगर कभी भी ये आरएसआई 10 से लेके 20 में आएगी तो ये स्टॉक पक्का वहां से एक बार ऊपर चलना चाहिए। अब देखिए मैं आपको पास्ट की हिस्ट्री दिखाता हूं, जब लास्ट टाइम इसकी आरएसआई यहाँ पे आई थी, नीचे आ गई थी, देख रहे हैं आप, ग्रीन लाइन टच कर रही थी, जब यहाँ पे ये आरएसआई ग्रीन लाइन टच कर रही थी, तो देखिए अगर आपने यहाँ पे पैसा लगाया होता तो इंस्टेंटली स्टॉक, जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स थे, स्टॉक पे बाय आया 212 रुपए पे, इंस्टेंटली अगले दिन स्टॉक 15% ऊपर चल गया, और उसने हाई लगा दिया 259 रुपीज का, एक ही दिन में 212 रुपए से 260 रुपए स्टॉक चला गया। तो ये आरएसआई का मैजिक है कि अगर आप सही आरएसआई पे स्टॉक लेंगे तो वो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। और आप देखिए जैसे ही वो आरएसआई पे ओवरसोल्ड हुआ था तो उसने भागना चालू किया, उसके बाद कंसोलिडेट किया और फिर उसके बाद ऊपर गया स्टॉक। ऐसे ही अगर आप नोटिस करेंगे उससे पहले यहाँ पे इसकी आरएसआई जो है, इस स्टॉक की आरएसआई थी लगभग, स्टॉक का प्राइस था 154 रुपीज, स्टॉक की आरएसआई अगर आप देखोगे तो लगभग ग्रीन लाइन को टच कर रही थी, इंट्राडे में टच किया, अगले दिन भी नीचे आया, टच किया और फिर एकदम रिवर्ट कर गया, तो 140 रुपए से स्टॉक 155 रुपए और सीधा भागता चला गया, और ऊपर की तरफ स्टॉक हाई लगाते लगाते 302 रुपीज का हाई लगा गया। सो दिस इज समथिंग विच वी हैव टू कीप इन माइंड। ये हमारे को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आप इस पर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। यस, तो जो मेरे पे एक तरीके से आ रहा है कि आप स्विंग ट्रेडिंग डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक अच्छा है, और अगर स्टॉक अच्छा है तो आपको रिवॉर्ड भी करेगा। एक और चीज मैं आपको लाइक इन टर्म्स ऑफ थोड़ी सी चीजें दिखाना चाहता हूँ, लाइक इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट के अंदर आपको क्लैरिटी आएगी। ये देखिए क्या होता है कि जब भी किसी भी स्टॉक के ऊपर आप काम करते हैं, हिस्टोरिकली अगर आप सपोज किसी भी स्टॉक की स्टडी कर रहे हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, देखो मैं आपको पास दिखाता हूँ स्टॉक का। यहां देखिए आप सब लोग, मेरे को यहाँ पे 19 रुपए पे ये स्टॉक क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए था, बेचना चाहिए था? डेफिनेटली यस, आप सब लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये स्टॉक मेरे को यहाँ पे खरीदना चाहिए था। और अगर किसी ने 19 रुपए पे खरीद लिया, 16.5 रुपए पे खरीद लिया, इसका मतलब ये नहीं है, शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म के अंदर स्टॉक डेफिनेटली ऊपर गया, यहां से रिवॉर्डिंग करी, ऊपर की तरफ स्टॉक भागा, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि स्टॉक नीचे की तरफ नीचे नीचे आ रहा है, और नीचे भी आया,
लेकिन पेशेंस, जो स्टॉक 18 रुपए 19 रुपए का था, वो स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आया। 12 रुपए तक भी स्टॉक ने, एक तरीके से आप देखोगे 12.5 13 रुपए के बीच में स्टॉक ने कंसोलिडेट किया। लेकिन अगर आपने आरएसआई के हिसाब से स्टॉक लिया होता तो क्या पैसा बनता या नहीं बनता? बिल्कुल सिंपल तरीके से बनता। नाउ मैं इस स्टॉक के बारे में जो आपसे बात कर रहा हूं, ये मैं दोबारा बता दूं, दिस इज समथिंग विच आई पर्सनली होल्ड, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अब टेक्निकल चैनल के हिसाब से आप समझिएगा, कैंडल स्टिक के हिसाब से दिस इज अ काइंड ऑफ कि यहाँ पे क्या बन गया स्टॉक के ऊपर, ये जो अभी कैंडल बनी है ना, लास्ट कैंडल बनी है, ये लास्ट कैंडल भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। रीजन बीइंग क्योंकि ये काइंड ऑफ अ स्पिनिंग बॉटम है, एक छोटा बॉटम स्पिनिंग बॉटम है, या फिर कई लोग इसको एक तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे डोजी कैंडल है, कैंडल स्टिक के अंदर इसको डोजी कैंडल भी बोलते हैं। दूसरी बात ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा, और अगर मान लीजिए यहाँ से सपोर्ट करके बाउंस करता है तो ये ऊपर की तरफ के टारगेट्स अचीव कर सकता है। वन मोर थिंग, मतलब जो आपको देखना है समझना है वो ये है कि ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि अगर कोई इंडिकेटर हमारे को ये बोल रहा है तो ऐसा ही होगा, बट चांसेस उसके बहुत हाई हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा, और प्रैक्टिकली आप उसको बेटर एक तरीके से फुलफिल कर पाएंगे। मैं एक कंपनी की बात करता हूँ, टाटा की कंपनी है टाइटन। आई एम श्योर लाइक आप सब लोगों ने टाइटन के बारे में सुना होगा, और टाइटन एक मतलब काफी फेमस कंपनी है, अच्छा स्टॉक है, आप लोग जानते भी होंगे स्टॉक के बारे में। नाउ आई रिमेम्बर लाइक मैं इस कंपनी के बारे में लाइक इन टर्म्स ऑफ स्टडी कर रहा था, देख रहा था कि किस तरीके से कंपनीज लाइक काम करती हैं और किस तरीके से हम लोग उन पर प्ले करते हैं। और मुझे याद है कि इस कंपनी के ऊपर मैं आपको बल्कि फैक्ट के साथ दिखाता हूँ, सो दैट लाइक प्रोबेबली आप सब लोगों को समझ में भी आएगा, क्लैरिटी भी आएगी कि कैसे एक तरीके से स्टॉक को लेते हैं करते हैं। अब टाइटन एक ब्लू चिप कंपनी है, बड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है। और अगर आप देखोगे तो एक समय में टाइटन भी छोटी कंपनी थी। एंड मुझे याद है कि मैंने इसको पब्लिकली फेसबुक पे भी शेयर किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। इनफैक्ट लाइक आप सब लोगों को रिलेट भी कर पाएंगे कि किस तरीके से प्रैक्टिकली अगर आपको कभी भी कोई काम करना है तो मार्केट में लाइव आप काम कर सकते हैं। तो ये देखिए टाइटन का स्टॉक ये गिर रहा था नीचे आ रहा था। यहाँ चेक करिए डेट के साथ मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। 15 की आरएसआई टाइटन की चल रही थी, हरी लाइन में था। वो जो मैंने आपको ग्रीन ब्रैकेट दिखाया है ना टाइटन का, ग्रीन ब्रैकेट के अंदर टाइटन था। टाइटन का आप प्राइस चेक करिए, यहाँ पे ऊपर प्राइस लिखा आता है, देखिए ओपन हाई लो क्लोज लिखा आता है। 21 नवंबर 2016, ये वो टाइम है जब डीमोनेटाइजेशन आपको याद होगा हुई थी। डीमोनेटाइजेशन की वजह से काफी सारे स्टॉक्स के अंदर गिरावट आई थी और कुछ अच्छे स्टॉक्स गिरे थे उस समय में। अब जो अच्छे स्टॉक्स गिरे थे तो उन स्टॉक के अंदर एक स्टॉक का नाम टाइटन भी था। और अगर आप टाइटन देखेंगे तो 21 नवंबर 2016 को टाइटन का स्टॉक की आरएसआई चल रही थी 15, स्टॉक का प्राइस था 296। अगर आप ऊपर देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर तो आप लो चेक करिए 296.15, ठीक है। आई एम श्योर आप सब लोगों ने 296.15 देखा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सपोज मान लीजिए मैं लेट्स से आपको अपने ट्विटर पे ही दिखा देता हूँ, मे बी प्रोबेबली लाइक यू वुड बी एबल टू फिल्टर बेटर। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने बोला लाइक एग्जाम्पल के लिए टाइटन, ठीक है, मैंने टाइटन डाल दिया। मैं आपको स्टॉक एक तरीके से फिल्टर करके दिखा रहा हूं। नाउ सी दिस इज टाइटन। ये टाइटन का स्टॉक मैंने पब्लिकली पोस्ट किया था बिकॉज ऑन ऑन अ वेरी सिंपल बेसिक आरएसआई कॉन्सेप्ट। आप देखिए लाइव, मेरी एक खराब आदत है कि मैं जो भी बात करता हूं ना, वो मैं हमेशा कहता हूं कि लाइक इन टर्म्स ऑफ लाइव मार्केट में आप देखिए कि वो स्टॉक कैसे चल रहा है। तो 11 बज के 21 नवंबर 11 बज के 2 मिनट के ऊपर 297.65 के ऊपर मुझे लग रहा था कि टाइटन जो है वो यहां से अच्छा कर सकता है, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ठीक है, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है टाइटन के ऊपर। अब मैंने क्या किया, मैंने देखा कि लाइक इन टर्म्स ऑफ एज फार एज गुड कंपनीज आर कंसर्न, तो मुझे हमेशा अच्छी कंपनी में क्या समझ में आता है कि ये कंपनी लेनी बनती है। उस वक्त 297.65 का प्राइस चल रहा था, कोई टाइटन को खरीदना नहीं चाह रहा था। आप डेट नोट कर लीजिए, 21 नवंबर 2016 की डेट है, 11 बज के 2 मिनट, स्क्रीनशॉट के साथ मैंने पब्लिकली पोस्ट किया। देन हुआ क्या कि ये स्टॉक नीचे जा रहा था, आप देखिए यहाँ पे 21 नवंबर को है, स्टॉक का प्राइस 296 का हाई है, बंद हुआ स्टॉक, शाम तक बंद हुआ 304 रुपए पे। स्टॉक कितने में बंद हुआ? 304 रुपए पे। फिर क्या हुआ, स्टॉक ने रैली करता गया ऊपर की तरफ, ठीक है, चलता जा रहा है, देखिए आप।
स्टॉक ने एक बार दोबारा मौका दिया 2019 के अंदर थोड़ा सा कि यहाँ पे खरीद सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मौका कहाँ आया यहाँ पे, आपको याद होगा कोविड। कोविड के समय में क्या हुआ कि बहुत सारे स्टॉक मार्केट गिरी, लेकिन तब जब स्टॉक की आरएसआई दोबारा से नीचे आई, 15 के नीचे आई, 11 की आरएसआई आई स्टॉक के ऊपर, तब आप देखेंगे यहाँ पे 11, 14, 15 की आरएसआई के अंदर स्टॉक का प्राइस था लगभग 720 रुपए। स्टॉक का प्राइस कितना आ गया? 720 रुपए। तो जो स्टॉक 300 रुपए पे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, कोविड के अंदर भी जब इतनी फॉल आई तब भी स्टॉक का प्राइस सिर्फ 720 रुपए आया। अगर आपने वो 720 रुपए में भी खरीदा होता तो क्या आपको स्टॉक रिवॉर्ड करता? डेफिनेटली करता। स्टॉक ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, यहां पे देखिए लाल निशान के पास पहुंच गया। एक बार स्टॉक लाल निशान के पास पहुंच गया कि अब एक बार गिरावट आ सकती है, तो स्टॉक का प्राइस लगभग 2600, 2650 आ चुका था कि अब यहां से स्टॉक गिर सकता है एक बार। और फिर स्टॉक के अंदर छोटी मोटी गिरावट दिखी, आपको दिखा, और फिर स्टॉक ने एक अपॉर्चुनिटी दी कि अब दोबारा मेरे को खरीद दीजिए। अगर 2095 पे खरीदोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां से स्टॉक फिर चलेगा। देखिए ऊपर फिर चल गया, कंसोलिडेट किया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर गया। तो आपको ये जो चीज है ना, ये चीज समझनी जरूरी है कि आपको सारे स्टॉक्स, जो भी चीज आप लेना चाहते हो, खरीदना चाहते हो ना स्टॉक मार्केट के अंदर, वो आपको रिवॉर्ड करेगी, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस, सही समय पे एंट्री लेना, और अगर आप प्राइस को इग्नोर कर सकते हो तो आप सीखोगे। जैसे टाइटन मैंने आपको एग्जांपल दिया कि प्राइस कभी गिरा ही नहीं, जिस आरएसआई पे हमने लिया उसके बाद कभी गिरा ही नहीं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल है, आई थिंक प्रोबेबली लाइक ऑल ऑफ यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड। मैंने यहाँ पे एक स्टॉक दिखाता हूँ आपको, दिविज लैब, ठीक है। और मेरे को पता है कि लाइक कई लोग जिनका सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट जो है ना, उनका ध्यान यही है कि बस सर स्टॉक बता दें, हमारे को समझने में कोई ध्यान इंटरेस्ट नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप लोग समझने पे ध्यान देंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स विच कैन एक्चुअली हेल्प यू मल्टीप्लाई योर वेल्थ। ये देखिए दिविज लैब का स्टॉक है, और मैं आपको ना इस स्टॉक के बारे में थोड़ा सा लाइक बताता भी हूँ, समझाता भी हूँ कि लाइक क्यों ये स्टॉक मेरे को है। मैंने अगेन ट्विटर पे भी डाला, जब 750 से ऊपर गया, 1000 गया, तब भी डाला, लेकिन उससे पहले की कहानी आपको समझनी जरूरी है। और जितने भी ये लोग हैं ना, लाइक ये जो बात कर रहे हैं लाइक इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स के बारे में, शायद उनको कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस जरूरी है, समझना जरूरी है। देखिएगा मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ अपना। 750 रुपए पे ना दिविज लैब मैंने खरीदना चालू किया पर्सनली, 750 रुपीज पे, ठीक है। मेरी एक आदत है कि मैं बड़े धीरे धीरे खरीदता हूँ, तो जो भी मेरे को स्टॉक्स लेने होते हैं ना, उसका मैं 10 टुकड़े कर लेता हूँ। तो मान लीजिए मेरे को ना 1000 शेयर लेने हैं, तो मैं उसको क्या करूंगा, 100 शेयर अभी खरीद लिए, और गिरेगा 100 शेयर खरीद लिए, और गिरेगा 100 शेयर खरीद लिए। लेकिन अगर मैं अपने शेयर पे विश्वास रख रहा हूं ना, तो मैं पैसा बनाऊंगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्टॉक मार्केट आपके साथ नहीं चलती, तो आप बिल्कुल स्टॉक मार्केट को परफेक्टली टाइम कर पाओ, ऐसा होगा नहीं। तो दिविज लैब का स्टॉक मैंने पब्लिकली डाला 2017, 4 जनवरी 2017 को मैंने दिविज लैब पब्लिश किया, ठीक है। मुझे लग रहा था कि पर्सनली दिविज लैब का स्टॉक मैं होल्ड कर रहा हूं, मेरे को अच्छा लगता है। एंड अगेन आई ऑलवेज से, मैं सबको एक बार दोबारा से बताना चाहता हूं कि भाई एट द एंड ऑफ द डे दिस इज माय पर्सनल चॉइस, मैं खुद खरीद रहा हूं, बाकी आई कैन बी 100% रॉन्ग जो भी मैं कर रहा हूं। नाउ 750 रुपए का दिविज लैब में हुआ क्या, आप कहानी समझिएगा। ये सब ऊपर जाने से पहले की आपको कहानी समझनी जरूरी है। स्टॉक नीचे आता चला गया। सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज, जो शायद आप सब लोगों को नहीं पता होगा, नहीं समझ में आएगा, वो ये है कि स्टॉक नीचे आया, ठीक है। तो हमने क्या किया दिविज लैब के अंदर ना, एवरेजिंग करते चले गए। देखो मैंने क्या किया, एडेड 10 शेयर्स मोर एट 575। तो मैंने 575 रुपए में भी खरीदा, ठीक है। नीचे ज्यादा चला गया, आप देखो मैं नीचे ऐड करता चला गया, मेरी बाइंग एवरेज नीचे चलती चली गई, मैं ऐड करता जा रहा हूँ, धीरे धीरे करके खरीदा जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला भी था जब 575 आएगा तो मैं और खरीदूंगा। जब 594 था तो 750 रुपए का शेयर 594 आ गया, तब भी मैं बोल रहा हूँ 575 आएगा तो मैं 10 शेयर और ऐड कर लूंगा, थोड़ा सा नीचे आएगा तो मैं और ऐड कर लूंगा। और आप देखिए धीरे धीरे करके मैं क्या करता चला गया, ऐड करता चला गया। अब मैंने क्या किया, धीरे धीरे करके अपनी एवरेज मेरी नीचे आ रही है, क्योंकि मेरे को स्टॉक को ट्रांचेस में खरीदना था, एक साथ नहीं खरीदना था, ट्रांचेस में लेता चला जाना था। तो मैं क्या कर रहा था, हर लेवल पे ऐड कर रहा था। एंड ऑनेस्टली मैंने इसको 535 रुपए तक ऐड किया, 535 रुपीज तक मैंने इस स्टॉक को ऐड किया। अब मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी समझाता हूँ। तो जितने भी इम्पेशेंट लोग हैं ना, सर इसका क्या करें, उसका क्या करें, ये स्टॉक है, वो स्टॉक है, आप समझिए मैं बिना लॉजिक के स्टॉक खरीदता नहीं हूं, ठीक है। और अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं प्रेफर करूंगा कोई बात नहीं, काट दूंगा, बट यू हैव टू हैव अ लॉजिक ना। बिना लॉजिक के कैसे काम करोगे आप स्टॉक मार्केट के अंदर। अब आप देखिएगा, ध्यान से डेट नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं
ये जो क्या कहते हैं आपका दिविज लैब की डेट है, दिविज लैब पे अगर आप डेट नोटिस करेंगे ना तो 4 जनवरी 2017, सो 4 जनवरी 2017 स्टॉक था। अब आप देखिए पेशेंस कैसे टेस्ट होती है। तो ये देखिए ये स्टॉक है, मैंने ये आपके सामने सबके सामने दिविज लैब लगा दिया, दिस इज लाइक जनवरी। ये देखिए इसकी आरएसआई नीचे आने के बाद ये स्टॉक नीचे आ रहा था, लगभग ये डेट है 4 जनवरी की। 4 जनवरी को दिविज लैब का स्टॉक था, बंद हुआ 752, बंद हुआ 752 पे, 748 रुपए का लो था, 750 रुपए पे मैंने पहली ट्रांच खरीदी। मतलब अगर मान लीजिए मेरे को 100 शेयर खरीदने थे तो मैंने 10 शेयर खरीदे, अगर मुझे 1000 शेयर खरीदने थे तो मैंने 100 शेयर खरीद लिए, ठीक है। तो मैंने पहली ट्रांच यहाँ पे खरीद ली। फिर हर डिप के अंदर जैसे जैसे स्टॉक नीचे जाएगा, क्योंकि मुझे पता आरएसआई ओवरसोल्ड है, बाय जोन में है। लेकिन आपको जो समझना है, आप सब लोगों को जो समझना है, यहाँ पे जितने लोग समझदार हैं, जो उनको एक्चुअल में समझने में इंटरेस्ट है, सिर्फ लाइक इन टर्म्स ऑफ तुक्का नहीं लगाना मार्केट के अंदर और जुआ नहीं खेलना है, तो आप देखिए मैंने यहाँ पे पहली बार शेयर डाला था 4 जनवरी को। 4 जनवरी से लेके इस टाइम पीरियड को आप नोटिस करिएगा, ये सारा एक्यूमुलेशन जोन था मेरा। तो क्या हुआ, स्टॉक ने टाइम लगा दिया, 4 जनवरी से स्टॉक ने वापसी मेरे प्राइस के बाद नीचे आता चला गया 532 रुपए, मैंने 535 रुपए तक खरीदा, मैंने 535 तक खरीदा, लेकिन स्टॉक ने टाइम लगाया। और नियरली अगर आप चेक करेंगे तो 9 मंथ्स स्टॉक ने कुछ नहीं किया, 9-10 महीने तक स्टॉक कंसोलिडेशन करता रहा, उसके बाद स्टॉक ने भागना चालू किया, मेरे प्राइस जो हमारा एवरेज प्राइस था उसके ऊपर चलना चालू किया। और आप देखिए अगर कंपनी की क्वालिटी अच्छी थी, कंपनी का बिजनेस अच्छा था, बिजनेस पोटेंशियल अच्छा था, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी ना। यहां पे आपको क्या समझना था कि ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके जब चला तो फिर आप देखिए वो स्टॉक 5200 रुपए हो गया, 5200, 5500, विच मीन्स हम एवरेज करते करते क्या हुआ कि नीचे आए, क्योंकि स्टॉक अच्छा था, कंसोलिडेट कर रहा था, कंपनी बढ़िया थी, पोटेंशियल अच्छा था और पेशेंस थी। मैंने सोचा कि आज खरीदा कल ही बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, तो मैंने पेशेंस रखी, स्टॉक को पकड़े रखा। एंड देन जो हमारा स्टॉक की 750 रुपए इनिशियल लिया था, क्योंकि मैं धीरे धीरे करके नीचे लेता चला गया, तो मेरी एवरेज आ गई थी लगभग 602 रुपए, 603 रुपए, लगभग 602 603 रुपए की एवरेज से स्टॉक ने जब ऊपर चला 5500 रुपए हो गया स्टॉक। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि सेम स्टॉक ने मेरे को जब वो 5500 रुपए हुआ तो मेरे को 9 टाइम्स, मेरी कैपिटल कितनी हो गई, 9 टाइम्स। तो मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए लगाया तो वो 9 लाख रुपए हो गए। अच्छा कितने साल में हो गए, सिर्फ 4 साल में, 4 से 5 साल के अंदर मेरी कैपिटल 9 टाइम्स हो गई। एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कंपनी बाय कर रहे हैं, आप शेयर प्राइस बाय नहीं कर रहे। लोगों का मानना क्या है, जैसे अभी मैं देख रहा हूं कमेंट बॉक्स के अंदर, सर पूना वाला क्या मंडे को खरीद लें। अरे आप समझ तो लो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा हूं मैं, बस खरीदने से मतलब है, फिर उसके बाद क्या है, कोई भी प्राइस आएगा खरीद लेंगे, सर अभी क्या करें। आप कॉन्सेप्ट समझो ना, कब खरीदना है खरीदो, ट्रांचेस में खरीदो अगर खरीदना है तो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि नहीं खरीदना तो अपनी रिसर्च करिए, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका इस वेबिनार का ऑब्जेक्टिव समझिए कि आपको कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में डालना है, ठीक है। तो पूना वाला मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या पता अच्छा ना हो। एक और चीज है, क्या पता मार्केट सेंटीमेंट खराब हो जाए, निफ्टी नीचे गिरती चली जाए, स्टॉक का प्राइस और नीचे आ जाए, तो अगर 200 रुपए आ जाएगा तो क्या कंपनी खराब हो जाएगी। मेरा आपको जवाब ये नहीं होगी। प्राइस किसी कंपनी को खराब नहीं करता या अच्छा नहीं करता। जस्ट बिकॉज दिविज लैब का शेयर 750 रुपए पे मैंने इनिशियल लिया, नीचे लेता चला गया तो 550 रुपए आ गया था, उससे कंपनी खराब नहीं हुई थी। कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी के बिजनेस, कंपनी की जो एग्जीक्यूशन प्लान थे वो सब कुछ सेम थे। इट इज जस्ट दैट कि कई बार स्टॉक मार्केट उस शेयर को उस वक्त रिवॉर्ड नहीं कर रही, लेकिन लॉन्गर टर्म के अंदर उसने रिवॉर्ड किया। और आप देखिए कि कैपिटल आपकी 9 टाइम्स कर दी ना। सेम चीज टाइटन के अंदर थी, और मैं आपको न्यूमरस एग्जांपल दिखा सकता हूं। आप देखिए, मतलब आप मेरे ट्विटर के टाइमलाइन पे जाएंगे, न्यूमरस एग्जांपल, मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल आप सब लोगों को यहाँ पे समझाने के लिए। एक स्टॉक है किलपेस्ट इंडिया, ठीक है। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको लॉजिकली समझना, ये कंपनी कोई दिविज लैब छोटी मोटी कंपनी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपने कोई बेकार कंपनी ले ली या कुछ खराब कर लिया। आपको समझना पड़ता है कि अच्छी कंपनी है। पूना वाला, जैसे मैं सपोज पूना वाले की बात कर रहा हूँ, तो पूना वाला कोई बेकार कंपनी नहीं है, बहुत बढ़िया दिग्गज कंपनियों में से एक है पूना वाला फाइनेंस। बट देन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए कल को आज हम लेते हैं, देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, ये किलपेस्ट इंडिया है, ठीक है। ये किलपेस्ट इंडिया मैंने अपने ब्लॉग पे डाला, मैं आपको ब्लॉग का पोस्ट दिखा देता हूँ।
सो आई पोस्टेड ऑन माई ब्लॉग, अनाड़ी प्रोफेसर पे मैंने डाला ये स्टॉक। ठीक है, स्टॉक का प्राइस ये मैंने डाला था 7 अगस्त 2010 को, आज से 12 साल पहले मैंने स्टॉक के बारे में डाला था अपने ब्लॉग के ऊपर। किलपेस्ट इंडिया 10 रुपए का स्टॉक था। और मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ आपको आरएसआई के ऊपर भी। ठीक है, सो ये किलपेस्ट है, दिस इज किलपेस्ट इंडिया एंड दिस इज हाउ थिंग्स आर नाउ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना कि ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक बढ़ता चला गया, बढ़ते 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 इट वेंट ऑन टू बिकम 77 टाइम्स। बट थोड़ा पेशेंस के साथ जो गेम समझना है वही समझना था। नोबडी वांटेड टू बाय। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ। ये कंपनी थी 2010 के अंदर, ये कंपनी का प्राइस देखो 8 रुपए 10 रुपए। ठीक है, तो अगस्त में मैंने जब कंपनी डाली कोई खरीदना नहीं चाह रहा था इस कंपनी को यहाँ पे। सो दिस इज दी ब्रैकेट। यहाँ पे किसी को कंपनी पसंद नहीं आ रही थी, 10 रुपए पे कंपनी बुरी लग रही थी। ठीक है, कंपनी ने क्या हुआ, प्राइस बढ़ा, बढ़ने के बाद फिर नीचे आ गया, ऊपर गया 17-18 रुपए, फिर नीचे आ गया, फिर आ गया 9-10 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर चढ़ा ऊपर, चढ़ते चढ़ते ऊपर चला गया 32 रुपीज तक। 32 रुपीज के बाद फिर नीचे आ गया, मेरे प्राइस के नीचे भी आया। बट पेशेंस, पेशेंस ने क्या किया कि वो स्टॉक ने मेरे को इतना अच्छा रिवॉर्ड किया। और मेरी एक आदत है, मेरी आदत क्या है कि मान लीजिए मैंने एक स्टॉक को 10 रुपए पे खरीदा है ना, वो डबल होगा ना, तो मान लीजिए 10 का 20 हो गया। तो जब वो 10 का 20 हो गया तो मैं क्या करूंगा, 50% माल काट दूंगा। तो मान लीजिए मेरा 10 रुपए का स्टॉक था, 10 रुपए का स्टॉक 20 रुपए हो गया, तो मैं 50% उसमें से काट दूंगा, मेरी इन्वेस्टमेंट बाहर आ गई। ठीक है, मेरी जो इन्वेस्टमेंट है, मेरी इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, बाहर आ गई। अब अगर मान लीजिए मेरी इन्वेस्टमेंट बाहर आ गई तो उससे क्या होगा कि आपको पता है आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म रख सकते हो। आपकी जो पोटेंशियल है ना, आपकी पोटेंशियल जो है वो बहुत अच्छे से एक तरीके से बेटर भी होगी, और आपको क्लैरिटी भी मिलेगी कि क्या चीज आपको करनी है, किस तरीके से आपको एक तरीके से ध्यान रखना है। तो आपको ये समझ में आता है कि जो स्टॉक है ना, स्टॉक्स के अंदर थोड़ा पेशेंस, सही समय पे सही स्टॉक लेना, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको उसके साथ पेशेंस रखना जरूरी है। अब देखिए किलपेस्ट के अंदर ही सेम, जब ये स्टॉक अंडर वैल्यूड था ना तब कोई नहीं लिया, फिर उसके बाद उसने मौके दिए, दोबारा नीचे भी आया, इनफैक्ट ये देखिए आरएसआई भी ओवरसोल्ड हुई। नियरली कंपनी ने टाइम लिया, लेकिन जब उसने रिवॉर्ड किया तो वो रिवॉर्ड आपको बहुत अच्छा करेगी। तो आपको सही कंपनी सही पोटेंशियल के साथ लेनी है, और चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो। मैं आपको मतलब एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल दिखा दूं, किलपेस्ट आपके सामने ही दिखा रहा हूं मैं आपको, 77 टाइम्स हो गया ये मल्टीबैगर। मैं आपको एक और स्टॉक दिखाता हूँ, बड़ी फेमस कंपनी है, आपने देखा होगा, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी, बड़ी मतलब दिग्गज कंपनियों में से एक है। डॉक्टर रेड्डी एक ऐसी कंपनी है कि जो कंपनी आपको हमेशा एक तरीके से लॉन्गर टर्म के अंदर रिवॉर्ड भी करेगी, और आप देखोगे कि दीज आर बिजनेसेस, कंपनीज जो कि आपको हमेशा समय के साथ साथ क्या होगा कि आपको पैसा खिला के जाएंगी। तो टेक्निकली क्या है कि जब भी हम इस तरीके की कंपनी देखते हैं ना, डॉक्टर रेड्डी, नोबडी वांटेड टू बाय दिस। देखो 5098 आ गया, 5500 आ गया, ये डॉक्टर रेड्डी सेम। और मैं आपको लॉजिक, मैं बार बार आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ना, जिन लोगों को, मुझे पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इनको उनको क्या है, उनको बस एक ही मतलब है कि बस ना स्टॉक बताते जाओ। ठीक है, उनके लिए क्या है कि उनको ये लगता है कि उन्होंने 100 रुपीज पे किए होंगे तो 100 रुपीज बड़ी चीज है, क्योंकि उनको लॉजिक नहीं समझना। उनको क्या है कि बस कुछ नहीं है, फालतू टाइम वेस्ट करना है तो वो करते रहेंगे। लेकिन जो लोग लॉजिकल हैं उनको समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट में बिना लॉजिक के अगर आप काम करेंगे ना तो आप पैसा गवाएंगे ही गवाएंगे। आपको ना लॉजिकली ही काम करना है, अदरवाइज आपको नुकसान ही होगा। अब ये 2030 रुपए का डॉक्टर रेड्डी, ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं गया डॉक्टर रेड्डी के स्टॉक के ऊपर, तो यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज का स्टॉक है। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों इस स्टॉक को मतलब समझना आपको जरूरी है या देखना जरूरी है, उसका मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, ये डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी आ रहा है, एंड इफ यू नोटिस, मैं डॉक्टर रेड्डी की लेबोरेटरी के पीछे जा रहा हूँ यहाँ पे स्टॉक के ऊपर, ये देखिए, और डेट के साथ नोटिस करिएगा, लगभग ये स्टॉक का 11 अगस्त, ठीक है, और 10 अगस्त को स्टॉक का प्राइस, स्टॉक का हाई था 2099, एंड देन जो नीचे एक तरीके से स्टॉक नीचे गया, दैट इज उस दिन लो लगाया 1934। ठीक है, मैंने यहां पे स्टॉक डाला, आप डेट के साथ नोटिस करिएगा बड़े ध्यान से। ये मेरे पास डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी आ रहा है 10 अगस्त 2017, 10 अगस्त 2017 को 1:27 पे डॉक्टर रेड्डी 2030 रुपए का था, 2030। ठीक है, ये प्राइस आ रहा था डॉक्टर रेड्डी का, और ऐसा नहीं है कि उसके बाद नीचे नहीं गया। सेम डे देखिए 10 अगस्त को जब मैंने डाला उसके बाद नीचे भी गया, स्टॉक बंद हुआ
1944 पे, तो 1944 रुपए बंद हुआ, ठीक है। और ये 10 अगस्त 2017 की बात है। तो मैंने यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी खरीद लिया और मेरा विचार था कि जब भी इस ब्रैकेट में आएगा लीजिए। अच्छा, अगेन स्टॉक इंस्टेंटली ऊपर भी गया, तो जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स थे उनको इंस्टेंटली पैसा मिला। 1900 रुपए का स्टॉक 2500 रुपए हो गया। आपकी कैपिटल के ऊपर 25% का रिटर्न आपको विद इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ मिल गया। एक महीने के अंदर अंदर आपको 25% का रिटर्न मिला। लेकिन जिन लोगों ने रखा, इन्वेस्टमेंट के तौर से रखा, तो उनकी कैपिटल क्या हो गई, उनकी कैपिटल डबल से भी ज्यादा हो गई स्टॉक के अंदर। तो आपको ये बात समझनी है कि अगर आप स्टॉक अच्छा पिक करते हैं ना, कंपनी अच्छी पिक करते हैं, तो वो कंपनी ना आपको हमेशा रिवॉर्ड करके जाएगी। और अगर वो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, पोटेंशियल अच्छा है, तो आपको हमेशा वो रिवॉर्ड मिलेगा। तो इसलिए आरएसआई के ऊपर मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आरएसआई के ऊपर जब भी कोई स्टॉक एक आरएसआई में आएगा और जब उसकी आरएसआई 10 से लेके 20 के बीच में होगी और अगर कंपनी अच्छी है तो वो आपको रिवॉर्ड करेगी। अब जो सवाल मैं देख रहा हूं कि बहुत बार आ रहा है, बहुत बार मैंने एक सवाल देखा है जो लोगों से पूछ रहे हैं, सर अभी हमारे को क्या करना चाहिए, हमारे स्टॉक्स में क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए, मैं एक एक करके स्टॉक्स पे आता हूं, ठीक है। तो अभी फिलहाल पर्सनली जिन लोगों का बार बार ये सवाल आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं कि पर्सनली मेरे हिसाब से पूना वाला फिनकॉर्प शायद लिया जा सकता है यहाँ पे। इसका बिल्कुल एग्जैक्ट सपोर्ट है, मैं दोबारा कंपनी के बारे में दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे सपोर्ट पे आएगा 278 से लेके 280 के बीच में। और अगर नीचे गिरता है तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इसका, 268 पे एक सपोर्ट है। और लगभग अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो 260 रुपए के करीब यहाँ पे एक सपोर्ट लीजिएगा कंपनी का। तो ये कंपनी इन लेवल्स के बीच में स्लोली, कोई चेज नहीं करना है, कोई हबड़ तबड़ नहीं करनी है, आराम से आपको, मेरे को लगता है कि कंपनी यहाँ पे बाय करनी चाहिए। ये कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है, मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। इन लेवल्स के बीच में गिरावट आती है तो कंपनी को एक्यूमुलेट करें। थोड़ा बहुत कंपनी यहाँ पे एक तरीके से 280 रुपए के करीब देख सकते हैं, ये इसका चैनल बैंड है लगभग 260 रुपए तक। तो स्टॉक अगर धीरे धीरे नीचे गिरता है तो ट्रांचेस में पूना वाला सकते हैं। पर्सनली मैं इसमें निवेश करने वाला हूं, ये मैं आपको एक तरीके से बता सकता हूं। आपको करना है नहीं करना वो आपकी मर्जी, दैट इज वन स्टॉक। सेकंड, मेरे से काफी सारे लोगों ने पूछा उदय ज्वेलरी, ठीक है। ये एक ऐसा स्टॉक है जो लाइक काफी सारे लोग पूछा। आप देखिए, उदय ज्वेलरी बिल्कुल एग्जैक्ट सपोर्ट पे है। कल मैंने स्टॉक दोबारा, मतलब मैं आपको पर्सनल बता रहा हूँ, मेरे को बाकी लोगों का पता नहीं कि कोई क्या करता है क्या नहीं करता, बट पर्सनली कल मैंने उदय ज्वेलरी दोबारा खरीदा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक बिल्कुल इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ गया था चैनल पे। तो मैं टेक्निकल चार्ट के हिसाब से ही काम करता हूँ और साथ में मैं कंपनी के फंडामेंटल समझता हूँ। कंपनी अच्छा कर रही है, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये कंपनी को और मीडियम टर्म में भी कंपनी अच्छा करनी चाहिए। तो अगर किसी के पास 6 महीने से साल भर का होराइजन है तो शायद क्या पता इसमें रिवॉर्ड अच्छा मिले। कंपनी का स्टॉक कल बिल्कुल इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आया, ये प्राइस बैंड का सपोर्ट था और मैंने इसको 132 रुपए से लेके 139 रुपए के ऊपर शेयर किया था कि मेरे को लगता है कि ये स्टॉक ठीक है और इस ब्रैकेट के अंदर स्टॉक अच्छा बनेगा, गिरावट आएगी तो अगर 120 125 तक आता तो मेरा लेना बनता था। ये मैंने शायद आप लोगों को लास्ट वेबिनार में ही बताया था। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे भी कुछ वीडियोस डाली तब भी मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है स्टॉक का, इस स्टॉक के ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ से पुल बैक आना चाहिए। तो अगर आप देखोगे ना तो ये स्टॉक जो है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ रहा है, कोई खास स्टॉक के अंदर गिरावट नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि अगर ये पुल बैक से सस्टेन करता है, जो लो लगाया ना कल 120 रुपीज का, अगर ये 120 का लो नहीं तोड़ता तो ये स्टॉक वापसी से ये जो लेवल्स आ रहे हैं ऊपर 160 से लेके 170 के लेवल्स आराम से अचीव कर सकता है। और लॉन्गर टर्म के अंदर भी स्टॉक अच्छा करना चाहिए। मेरे हिसाब से स्टॉक आराम से ऊपर की तरफ 180 200 तक के लेवल में जाना चाहिए ना, जरूरी नहीं है जाए, ठीक है, ऐसा मेरा सोचना है। तो मैं आपके साथ अपनी सोच शेयर कर रहा हूँ। टेक्निकली स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ी सी चीजें और बता दूं जो कि शायद इवन दो इस वेबिनार का पार्ट नहीं है, लेकिन बिकॉज काफी सारे स्टॉक जो लोग मेरे से मेरे स्टॉक के बारे में पूछते हैं, मैं उनके लिए एक तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे गाइडेंस देना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ उन लोगों को। वो क्या है कि अगर आप देखोगे ना स्टॉक के ऊपर, मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। स्टॉक मार्केट में हम बोलते हैं एक चीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल। ये स्टॉक ने कप बना दिया, ये कप एक्सटेंड हुआ, ऊपर की तरफ गया। ऊपर की तरफ जाने के बाद अभी क्या हो रहा है, अगर मैं सपोज इसके लिए आपके लिए एक छोटा छोटा सा लाइक पाथ डिजाइनिंग करके दूं और आपको बताऊं तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या हुआ है कि ये कप के बाद ये ना एक पाथवे स्ट्रक्चर में चल रहा है, गया ऊपर फिर नीचे गया और अब ये शायद वापसी ऊपर की तरफ जा सकता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो पाथ स्ट्रक्चर चल रहा है ना, ये काइंड ऑफ एबीसी है। स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है कि ये जो गिरावट आ रही है ना, ये गिरावट एक हेल्दी गिरावट है, इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल।
तो कप बन चुका है, एक कटोरा बन चुका है, उसके बाद वो हैंडल बनता है स्टॉक का, टेक्निकली हैंडल बन रहा है, और अब हैंडल बनने के बाद वो स्टॉक वहां से दोबारा से ऊपर की तरफ जा सकता है। जरूरी नहीं है जाए, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि स्टॉक जा सकता है। मैंने पहले भी बताया, दोबारा भी बताया। तो जो लोग थोड़ा सा इसमें निवेश करके बैठे हैं या रखना चाहते हैं, 99 रुपीज का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। 99 रुपए शायद ये स्टॉक तोड़ना नहीं चाहिए, और थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखेंगे तो शायद ये स्टॉक आपको अच्छा रिवॉर्ड करके जाएगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पे लाइक इन टर्म्स ऑफ आपको क्लैरिटी आएगी, समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको काम करना है। एक और चीज, एक बड़ा अच्छा सवाल आ रहा है, लाइक सर प्राइस कब कब एवरेज करना चाहिए? तो आपको समझना पड़ेगा कि लाइक इन टर्म्स ऑफ जब आप कभी भी किसी स्टॉक के अंदर एवरेजिंग करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका स्टॉप लॉस क्या है। तो जो भी आपको शेयर की क्वांटिटी लेनी है उसको 10 भाग में बांट लीजिए। 10 भाग में बांटने के बाद धीरे 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 करके आप क्या करिए, उसके अंदर एक लाइक डिवीजन करते चले जाइए कि भाई ये मैंने क्वांटिटी बांट ली है अपनी, और हर 4-5% अगर स्टॉक के अंदर मान लीजिए गिरावट आती है तो मैं उसको खरीदूंगा। अगर स्टॉप लॉस कट जाएगा तो मैं सारे शेयर काट दूंगा, और नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं रखे रखूंगा। तो टेक्निकली ये मेरे को पर्सनल स्टांस लगता है। एक और चीज, अगर आप उदय ज्वेलरी भी देखेंगे तो उदय ज्वेलरी की आरएसआई लगभग लगभग 30 आ गई थी। कल इंट्राडे के अंदर उदय ज्वेलरी की आरएसआई लगभग 20-25 थी। तो बाउंस करने के चांसेस बहुत ज्यादा थे उदय ज्वेलरी के, और इसीलिए आप देखोगे कि वहां से उसमें बाउंस भी आया। और यही चीज आपको एक तरीके से समझनी है। नाउ मैं सेकंड स्टॉक की बात करता हूं, विच इज सुमाया। बहुत सारे लोगों की क्वेरी है लाइक इन टर्म्स ऑफ सुमाया लाइफस्टाइल। फंडामेंटली मैंने स्टॉक के बारे में बात करी थी, ठीक है। अब आप देखिए, मैंने जो आपको आरएसआई का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। आप सब मुझे बताइए, स्टॉक गिर रहा था यहाँ पे, आरएसआई इसकी ओवरसोल्ड हो गई कि क्या खरीदना बनता था या नहीं बनता था? बिल्कुल बनता था। आरएसआई केम बिलो ब्रैकेट में आ गया था, हरे ब्रैकेट के अंदर। अभी भी स्टॉक क्या कर रहा है? स्टॉक ने एक पुल बैक दिया, अच्छा पुल बैक देने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। सो आइडियली जो लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर क्या बनना चाहिए, क्या टारगेट बनना चाहिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची। और इसको मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं आपको टारगेट प्लॉट करके दिखा रहा हूँ लाइव अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये इसका लो लगा, ये इसका हाई लगा, और अभी ये लो लगा हुआ है स्टॉक का, ठीक है। सो टेक्निकली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कुछ लेवल्स आपको प्लॉट करके देता हूँ, दिखाता हूँ कि स्टॉक का एक तरीके से मेरे को क्या स्टॉक नजर आ रहा है, और क्या क्या टारगेट्स अभी करंट स्ट्रक्चर के हिसाब से जो चार्ट है, ऊपर क्या टारगेट्स एक तरीके से स्टॉक आपको अचीव करता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो देखिए, मुझे जो अभी शॉर्ट टर्म में समझ में आता है कि अगर ये स्टॉक दोबारा पुल बैक, जो कि जाना चाहिए, कंपनी अच्छी है, कोई परेशानी नहीं है, तो मुझे क्या लगता है कि मुझे लगता है कि स्टॉक ये अभी शॉर्ट टर्म में 48 रुपीज 25 पैसा, 59 रुपीज एंड 65 रुपीज, ये टारगेट्स इस स्टॉक के अंदर अचीव करने की पूरी पोटेंशियल है। और इवन फंडामेंटली ये कंपनी सस्ती है। इसके अंदर जितने भी नेगेटिव्स हैं ना, जितने भी नेगेटिव्स हैं, वो सारे के सारे नेगेटिव्स जो हैं वो डिस्काउंट हो चुके हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो सारे के सारे नेगेटिव जो हैं डिस्काउंट हो चुके हैं। एक और चीज, किसी ने लाइक बहुत अच्छा सवाल पूछा है आई थिंक, कि सर इन टर्म्स ऑफ व्हाट शुड बी दी स्टॉप लॉस, ठीक है। तो स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से पर्सनली अगर आप देखोगे ना कि